अब हम शैली विज्ञान साहित्यिक आलोचना विषय पर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि शैली विज्ञान नव्य आलोचना की भाषावादी दृष्टि है, या इसे हम नव्य समीक्षा का भी रूप कह सकते हैं। शैली विज्ञान ने साहित्यिक पाठ के विश्लेषण के लिए भाषिक संगठन और चयन विचलन जैसे विश्लेषण प्रणालियों को हमारे समक्ष रखा है। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने की बात है कि शैली विज्ञान ने किसी कृति के विश्लेषण के लिए शिल्प को भी नई दृष्टि से देखा और कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जिससे कि साहित्यिक आलोचना दृष्टि के रूप में शैली विज्ञान का एक अलग पक्ष हमारे समक्ष उभरता है। वो कथन ये है कि शिल्प ज्ञान का तात्पर्य भाषाई संगठन है, अर्थात शिल्प के साथ भी शैली विज्ञान ने भाषाई संगठन को, लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन को महत्व दिया है। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शिल्प केवल काव्य प्रकार या कोई प्रवृत्ति नहीं है, जैसा कि पहले से यह प्रचलित धारणा थी कि शिल्प जो है वो काव्य प्रकार या प्रवृत्ति है। हम प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रगीत आदि को ही शिल्प मानकर बातचीत करते थे, या हमारी जो परंपरागत आलोचना पद्धतियां थीं वो शिल्प का अर्थ यही लेती थी, न कि भाषिक संगठन उनकी दृष्टि में कभी था। उसके अनुसार जब यह सिद्ध हो गया कि शिल्प केवल काव्य प्रकार या प्रवृत्ति नहीं है, तो शिल्प की पहचान शैली विज्ञान ने भिन्न धरातल पर की, जिसमें अभिव्यक्ति माध्यम, भाषा की प्रकृति, सार्थकता, सीमा और रचनाकार के भाषाई संस्कार के परीक्षण को भी विकासमान करने के अनेक तरीके, अनेक पद्धतियां शैली विज्ञान ने प्रस्तुत की। ध्यान दीजिए कि शिल्प की पहचान कैसे हो, किसी रचना को लिखने के पहले उसका शिल्प कैसा रखा जाए, उसकी भाषिक संगठना कैसे की जाए, ये बात महत्वपूर्ण होती है किसी भी रचनाकार के लिए। इसीलिए जिस अभिव्यक्ति का माध्यम वो चुन रहा है, जिस भाषा को, उसके पूरे परिवेश को रचनाकार ध्यान में रखे। उस भाषा की प्रकृति कैसी है, उसकी सार्थकता कहाँ कहाँ सिद्ध होती है, और सार्थकता को व्यक्त करने के लिए उस भाषा की सीमाएं कौन सी हैं, और इसके साथ ही रचनाकार का स्वयं में जो भाषा संस्कार है वो कैसा है। ये सारी बातें अब शिल्प के अंतर्गत सिमट कर आ गई, जो कि शैली विज्ञान की बहुत बड़ी देन हम आज मानते हैं। इस पहचान के साथ ही इनका निरंतर परीक्षण भी किया जा सकता है, ये शैली विज्ञान ने घोषित किया, और इसे भी पहचानने और विश्लेषित करने के औजार हमें दिए। अतः शिल्प को काव्य सौंदर्य और अनुभूति तथा अभिव्यक्ति की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में शैली विज्ञान ने देखा, और ये बताया कि यदि हम काव्य सौंदर्य और अनुभूति और अभिव्यक्ति को कवि की या रचनाकार की नहीं पकड़ पाते तो यह अनुचित होगा। इसलिए हमेशा शिल्प के नाम पर केवल
रूप गठन को महत्व देना उचित नहीं होगा। यह शैली विज्ञान की दृढ़ धारणा बनी और इस धारणा ने पूरा का पूरा शिल्प के संबंध में जो दृष्टिकोण तब तक प्रचलित था उसे पूरी तरह बदल दिया। अर्थात काव्य में शिल्प अब किसी कृति की सार्थकता का प्रमाण बन गया। यदि शिल्प की अब हम बात करते हैं तो इस दृष्टि से करते हैं कि रचना में सार्थकता का क्या अनुपात है, और यदि वो कम है तो शिल्प में क्या कमी रह गई, और अगर वो सटीक है तो कैसा उत्तम शिल्प रचनाकार ने चुना। अब हम केवल ढांचे को, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, इस ढांचे को अब पर्याप्त नहीं माना जाता। अतः शैली विज्ञान की दृष्टि में शिल्प का संबंध वस्तु और रचना प्रक्रिया से जुड़ गया। इस बात को थोड़ा और विस्तार अगर हम दें तो ये कह सकते हैं कि अब हमारे सामने शिल्प संबंधी एक व्यापक दृष्टि आई, जिसने अधिक सार्थक और वैज्ञानिक ढंग से रचना के पूरे गठाव को शिल्प के अंतर्गत रखते हुए उसे एक भाषिक और सौंदर्य शास्त्रीय आधार दे दिया, जिससे कि रचना को समझने, बूझने और उसकी आत्मा तक पहुंचने में बड़ी सहायता हमें मिली। हम एक उदाहरण यहाँ छायावाद का ले सकते हैं कि छायावाद ने जो प्रौढ़ सामंतवादी काव्यधारा या शिल्प मध्यकालीन काव्य में दिखाई देता है, उसे तोड़कर नए प्रकार की शिल्प रचना की। इसीलिए छायावाद का महत्व भी है कि उसने एक रूढ़ि, जो शिल्प संबंधी रूढ़ि थी, उसे तोड़ा और उसके स्थान पर एक नया शिल्प विधान हमारे सामने रखा, जिसमें समय, समाज और परिवेश उसके समक्ष थे। ये भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि समय, समाज और परिवेश किसी रचना की आत्मा होते हैं, और ये भी भाषिक गठन के द्वारा ही रचनाकार व्यक्त करता है या इन्हें हमारे सामने ले आता है, अपने समय को, अपने समाज को, अपने परिवेश को। अतः छायावाद का जो पलायन था, जो रुदन था या जो विद्रोह था, वो समय और समाज का ही साक्षी था। तदनुरूप इन्हें व्यक्त करने के लिए छायावाद ने अपना शिल्प रचा, जिससे कि वह इन स्थितियों को, तत्कालीन स्थितियों को हमारे सामने व्यक्त कर सके। निराला इसके सबसे उत्तम उदाहरण है। उन्होंने समस्त भावनाओं को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी और नव्य शिल्प की रचना की। उनकी राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास लंबी कविताएं हैं, या सरोज स्मृति को भी इसमें रख सकते हैं। इसी प्रकार उनकी बेला की रचनाएं हैं जो गीति काव्य के समान हैं, और फिर उनके मुक्त छंद की रचनाएं हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, तेल की पकौड़ी आदि। तो एक प्रकार से निराला ने हमारे सामने अपने समय की जो स्पंदन था, जो स्वर थे, उन्हें अभिव्यक्ति देने के लिए नए नए शिल्पों की, यानी भाषिक गठन की उद्भावना की, और इसीलिए निराला को हम महाप्राण कहते हैं। निराला के इस संसार को या इस भाषाई गठन को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि उन्होंने शब्द के बजाय शब्द प्रयोग विधि को अधिक महत्व दिया।
यदि हम निराला के काव्य को देखें तो उसमें शब्द विहीन तो कोई रचना हो नहीं सकती, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए ये निराला ने बहुत ही कुशलता के साथ किया। एक उनकी 2-3 काव्य की पंक्तियां यहाँ देख ली जाए। बाहर मैं कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ, या ऊपर वह बर्फ गली है, नीचे यह नदी चली है, सख्त तने के ऊपर नर्म कली है। या तीसरी कविता, अब यहाँ पिकिया शिखी नहीं आते, पंक्ति मैं वह हूँ लिखी। ये जो संगठन है आप देख रहे हैं शब्दों का, वाक्यों का, विचलन का, ये इतना अद्भुत है कि इन छोटी छोटी पंक्तियों से बहुत गहरे अर्थ अभिव्यंजित हो रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं, आलोचक हैं, आचार्य हैं, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी और उसे हम यहाँ जो रचनाकार का शब्द बोध है या उसका जो शब्द शिल्प है या शब्द का संयोजन है उससे जोड़कर भी देख सकते हैं। द्विवेदी जी के शब्दों में शब्द पर शब्द बैठाने से कविता की भाषा नहीं बनती, क्योंकि शब्दों में अपना फ्लो होता है, जिसे हमने लयात्मकता कहा, अपनी कुछ जान होती है। शब्द बहुत से हो लेकिन प्रवाह न हो, ऐसी काव्य भाषा बनाना असंगत ही नहीं, शिल्प के प्रति घोर अन्याय है। वास्तव में हम देखें तो जो अभी हमने चर्चा की काव्य भाषा के संदर्भ में शैली विज्ञान की आलोचना दृष्टि की, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। सारता कहा जाए तो शैली विज्ञान की चिंतन धारा भाषावादी है और विश्लेषण प्रणाली की प्रकृति वस्तुवादी है। भाषावादी चिंतन धारा के चलते ही शैली विज्ञान साहित्य को शाब्दिक कला के रूप में देखता है और काव्य कृति को वह शाब्दिक प्रतीक, लिंग्विस्टिक सिंबल मानता है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक और भाषावादी दृष्टि से संबद्ध होने के कारण वो साहित्य को शाब्दिक कला के रूप में देखता है, वर्बल आर्ट, और दूसरी ओर वह काव्य कृति को शाब्दिक प्रतीक, विशिष्ट प्रकार का प्रतीक, लिंग्विस्टिक सिंबल मानता है। इसीलिए शैली विज्ञान की यह मान्यता है कि प्रतीकवत होने के कारण काव्य कृति में कथ्य, वाच्य और अभिव्यक्ति वाचक में अंतरंग संबंध और अभिन्नता बनी रहती है, रूप और कथ्य में, फॉर्म और कंटेंट में। और इसीलिए शैली विज्ञान यह भी कहता है कि किसी कृति में रूप और कथ्य का जो संयोजन है वह मटर के दाने की फली के समान होता है। एक ही में वो गुथे होते हैं और एक दूसरे से संबद्ध होकर ही वे अपना रूप निर्मित करते हैं। जैसे मटर की फली के भीतर कई दाने एक दूसरे से लगे हुए संबद्ध होते हैं, इस तरह रूप और कथ्य का या वाच्य और वाचक का संबंध अटूट है और इस संबंध को भी शैली विज्ञान भाषा वैज्ञानिक प्रणाली से विश्लेषित कर पाता है। यहाँ हम सस्यूर की उस मान्यता को भी देख सकते हैं जिसमें वे ये मानते हैं कि भाषिक प्रतीक, कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों के एकीकरण से ही सिद्ध होता है। इसलिए जो आलोचक इसके पहले कथ्य को अलग और रूप को अलग करके देखते थे या रूप के आधार पर किसी रचना को देखने की प्रवृत्ति को रूपवादी कहकर उसकी अवहेलना करते थे, शैली विज्ञान ने अपने इस
सिद्धांत के द्वारा, इस विचार के द्वारा बिल्कुल निरस्त कर दिया और उसने ये कहा कि रूप और कथ्य के भीतर बहुत ही गहरा और अविच्छिन्न संबंध होता है। इस प्रकार नव्य साहित्यिक आलोचना की दृष्टि शैली विज्ञान भाषाबद्ध रचना को देखने की एक नई दृष्टि लेकर हमारे सामने आती है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बात एक वाक्य में कही जा सकती है कि शैली विज्ञान न तो रूप से विलग कथ्य को ही स्वीकार करता है और न ही कथ्य से असंपृक्त रूप को ही। उसके मत में काव्य कृति में रूप और कथ्य इस प्रकार आपस में गिले मिले रहते हैं कि एक के अभाव में दूसरे की सत्ता ही असिद्ध हो जाती है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक परिभाषा के रूप में हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रूप से विलग कथ्य को शैली विज्ञान स्वीकार नहीं करता और न ही कथ्य से असंपृक्त रूप को। वो ये मानता है कि काव्य कृति में रूप और कथ्य हर प्रकार से घुले मिले रहते हैं और एक के अभाव में दूसरे की सत्ता संदिग्ध हो जाती है। शैली विज्ञान के सिद्धांत, प्रणाली और दृष्टि को समझने का ये पंक्तियां सर्वाधिक सार्थक सूत्र हैं। अब इन सभी चर्चाओं को दृष्टि में रखकर यहाँ आपके समक्ष एक बहुत ही छोटी सी लेकिन प्रसिद्ध कविता जो अज्ञेय की है, जीवन मर्म, उसकी विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विवेचना आपको ये बताएगी कि शैली विज्ञान का जो साहित्यिक आलोचना के रूप में दृष्टिकोण उभरा है वो कैसे किसी रचना के मर्म तक पहुंचता है भाषिक संगठन की दृष्टि से। बहुत छोटी कविता है जीवन मर्म, जिसकी पहली पंक्ति है झरना। झरना के बाद एक कोलन लगा हुआ है। दूसरी पंक्ति है झरता पत्ता। तीसरी पंक्ति है हरी डाल से और चौथी पंक्ति है अटक गया। पूरी कविता इस प्रकार बनती है, झरना, झरता पत्ता, हरी डाल से, अटक गया। अब इस कविता में झरना जो शब्द है वो दो अर्थों का द्योतन कराता है। एक तो निरंतरता का, झरने की निरंतरता का, कोई भी चीज झर रही हो, और एक संज्ञा के रूप में झरना जिसको फॉल हम कहते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ ज्यादा समीचीन है, यानी निरंतरता या ऐसी क्रिया जो जीवन के प्रवाह को बताती है, जैसे झरना एक प्रवाह को बता रहा है। दूसरी पंक्ति में इस निरंतरता में अर्थात झरने की निरंतरता में एक पत्ता झर रहा है। ध्यान दीजिए कि यदि सभी पत्ते झरते तो यहां क्रिया का रूप बहुवचन होना चाहिए था, अर्थात झरते पत्ते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां एक वचन में दूसरी पंक्ति आई है, झरता पत्ता। तो जब एक वचन का प्रयोग यहां हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि जो पत्ता झर रहा है वो एक विशिष्ट पत्ता है। सभी पत्ते तो झरकर नीचे गिर जा रहे हैं जमीन पर, धरती पर, लेकिन ये पत्ता जो विशिष्ट है वो हरी डाल से अटक गया है। अर्थात अन्य सभी पत्ते तो पक कर झड़े हैं, परंतु ये विशिष्ट पत्ता असमय ही झड़ गया है। इसीलिए उसके मन में हरी डाल से
अर्थात जीवंतता से या जीवन की अभिलाषा से जुड़े रहने की है, इसीलिए वो उस हरी डाल से अटक गया है। कविता का यह निहितार्थ उसके शीर्षक से भी सीधे संबद्ध हो जाता है, जीवन मर्म। जब असमय कोई घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित रूप से जीवन का एक खंड टूट जाता है, लेकिन उसका जो मर्म जीवन का है वो कहीं न कहीं हमारे बीच रहता है, याद के रूप में, स्मृति के रूप में। इसीलिए इस कविता का शीर्षक है जीवन मर्म। इस काव्यार्थ तक पहुँचने में शैलीय विश्लेषण ने बहुत बड़ा काम किया है, एक औजार की तरह, जिसके आधार पर हम झरना, झरता पत्ता, हरी डाल और अटकना क्रिया को विश्लेषित करके रचना के मर्म तक पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण यहाँ निराला की प्रसिद्ध कविता का भी हम आपको दे देते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है तोड़ती पत्थर। इसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ हम लेंगे, जिसे हम पाठांश भी कह सकते हैं। पहली पंक्ति है वो तोड़ती पत्थर, जिसे हम आरंभिक कह रहे हैं। कोष्टक में हमने इसको दिया है कि ये आरंभिक कहा जाएगा। दूसरी पंक्ति है देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये संकेत एक है, प्रतीक एक भी आप कह सकते हैं, काव्य प्रतीक एक भी कह सकते हैं। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तीसरी पंक्ति वह तोड़ती पत्थर, जिसे हमने पुनरुक्ति कहा है। फिर से ये पंक्ति हमारे सामने दोबारा आती है, पहली के बाद तीसरी में। चौथी पंक्ति है कोई न छायादार। पांचवी पंक्ति है पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार्य। ये वैषम्य एक है, इसमें विषमता है। कोई न छायादार और पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वो कोई छायादार पेड़ नहीं है, ये विषमता है। ऐसा पेड़ जिसमें पत्तियां ही नहीं है। छठी पंक्ति है श्याम तन भर बंधा यौवन। सातवीं पंक्ति है नत नयन प्रिय कर्म रत मन। आठवीं पंक्ति है गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो ये 6 से 9 तक जो पंक्तियां हैं, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ये संकेत 2 है। और सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार्य, ये 10वीं पंक्ति है जो वैषम्य 2 है। इसमें भी वैषम्य है कि उसके सामने वो तो पेड़ की छाया के, ऐसी पेड़ की छाया के, पेड़ के नीचे बैठी है जिसमें कोई छाया ही नहीं है, और दूसरी ओर सामने उसके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और भवन खड़े हैं। ये एक प्रणाली है शैली वैज्ञानिक विश्लेषण की, जिसे आप आरंभिक, संकेत और वैषम्य के रूप में यहाँ देखा गया है। इस पाठ की मीमांसा 2 स्तरों पर हमने की आपके सामने। एक तो पाठ के रूप में इसकी पहचान की गई, जैसा कि कोष्ठक में दे दिया गया, आरंभिक, संकेत 1, वैषम्य 1, संकेत 2, वैषम्य 2 आदि। और दूसरा ये कि पाठ का जो शैली वैज्ञानिक विवेचन यहाँ किया गया, उसमें कुछ शब्द रेखांकित कर दिए गए हैं जो पाठ के मूल मंतव्य को व्यक्त करते हैं। जैसे पहली पंक्ति में वह रेखांकित है, वह तोड़ती पत्थर, एक विशेष महिला के लिए। चौथी पंक्ति में कोई न छायादार, न यहाँ महत्वपूर्ण भाषिक तत्व है। पांचवी पंक्ति में पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, यहाँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा पेड़ जिसकी छाया कोई नहीं है। और फिर
9वीं पंक्ति में प्रहार और 10वीं पंक्ति में सामने। ये वो घटक हैं जो विभिन्न पंक्तियों को, जिसको हम शिल्प भी कहें, भाषिक संगठन भी कहें, इस पूरे पाठ को, पूरी प्रोक्ति को जोड़ते हैं। और इस प्रकार इन उप इकाइयों के द्वारा पूरी कविता बनती है। इस कविता में चयन और विचलन के भी कई स्तर हैं और इसके साथ ही श्याम तन, भर बंधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्म रत मन जैसे विशिष्ट चयन भी हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि इनके प्रयोग के द्वारा कविता की जो नायिका है, जो पत्थर तोड़ रही है, उसकी मूर्ति को पूरी तरह उभार कर सामने रख दिया जाए। पंक्ति संख्या 1, 2, 3 अर्थात वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, और तीसरा वह तोड़ती पत्थर में क्रियापद युक्त संरचना का वैविध्य भी हमारे लिए विश्लेषण का कार्य करता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कोई रचना भाषिक संगठना में जुड़कर कैसे अर्थ के मर्म को व्यक्त करती है और किस प्रकार ये एक दूसरे से संगठित होकर शैली विज्ञान की उस पद्धति को हमारे सामने ले आते हैं, जिनमें कि हम भाषा के धरातल पर किसी रचना के सौंदर्य को, उसके अर्थ को या उसके मर्म को विश्लेषित कर सकते हैं। ये बहुत ही सामान्य स्तर पर किया गया विश्लेषण है, लेकिन इससे आपको यह भान अवश्य हो जाएगा कि एक साहित्यिक आलोचना दृष्टि के रूप में शैली विज्ञान ने किस प्रकार से किसी रचना को देखने की दृष्टि हमें दी है।